हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं एबीजी के ऑनलाइन से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी लक्ष्य 2026 सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर वाइज हमने किया था। अब आइए सेकंड चैप्टर को देखते हैं। सेकंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का इंडियन इकोनॉमी 1952-1990। हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ 1950 से लेकर के 1990 के बीच में इकोनॉमिकली जो हुआ उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना है ब्रीफली। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की। इकोनॉमिक सिस्टम या जैसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। पहला आता है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा आता है सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन और तीसरा सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आइए पहला देखते हैं सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हाथ से करो या मशीन से करो। हाथ से करोगे लेबर इंटेंसिव और मशीन से करोगे तो कैपिटल इंटेंसिव। दो तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है। लेबर इंटेंसिव में फायदा ही रहता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लेकिन जीडीपी कम रह जाती है। कैपिटल इंटेंसिव में जीडीपी बढ़ती है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो डिसाइड आपको करना है आप कौन से तरीके से काम करेंगे। देखिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा इसमें पॉइंट आता है सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन, आपके पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड पैसा है, रिसोर्सेज हैं, उससे आप कौन कौन से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करोगे। ठीक है ना, सारे गुड्स एंड सर्विस तो प्रोड्यूस हो नहीं पाएंगे। वो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हो ना लोगों के, हम हर किसी को खुश नहीं कर पाएंगे, ये वो, ये बात इकोनॉमिक्स में भी लिखी हुई है कि आप गिवन रिसोर्सेज से सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। देन यू विल हैव टू मेक चॉइस अमंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो दूसरा ये हो गया सिस्टम एलोकेशन। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो प्रोडक्शन हुआ है, किस फैक्टर को उसमें से कितना पैसा मिलेगा। जिस फैक्टर का जितना ज्यादा एंगेजमेंट, उस फैक्टर को उतनी ज्यादा फैक्टर इनकम मिल जाएगी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे होंगे यानी लेबर को फैक्टर इनकम ज्यादा मिल जाएगी। ये तीसरा सिस्टम हो गया हमारा, तीसरा पॉइंट हो गया। इकोनॉमिक प्लानिंग। हमारे देश में देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग कौन कर रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में बना था ये। 2015 में 1 जनवरी को जो प्लानिंग कमीशन था उसी का नाम चेंज होकर के हो गया नीति आयोग। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, देश के पीएम। देखिए आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इट इज दैट सिस्टम इन विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेट्स टारगेट्स, टारगेट सेट करेंगे वो, सेट्स टारगेट्स एंड फ्रेम्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट्स। टारगेट सेट करेंगे हमें क्या क्या अचीव करना है, और वो टारगेट अचीव कैसे होंगे उसके लिए प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाएंगे विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं टारगेट सेट कर दिया और फिर अचीव ही नहीं हो पा रहे, और उसमें एक टाइम भी बताना पड़ेगा कि कब तक ये टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। जैसे पहले हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान हुआ करते थे ना, उसी टाइप से। देखिए नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मेन फोकस इज गिवन ऑन मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज हैं, उसका ठीक से मैनेजमेंट हो, उनकी वेस्टेज ना हो। मेन फोकस इस बात पे रहता है। लिख लीजिए इस लाइन को भी। और एग्जाम में आपको भी पॉइंट्स में लिख करके आना। अब पैराग्राफ में लिखने से बचो। अब पैराग्राफ में लिखने से अब एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, इसको कुछ आता नहीं होगा, ऐसे तो पैराग्राफ में लिख करके आया है। आप भी पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखते हैं। तो 3 टाइप की इकोनॉमी हो सकती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। एक एक करके इनको ब्रीफली रिवाइज करते हैं। पहली इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट। हाँ, ये मूवी आपने जरूर देखी होगी, ये धमाल मूवी का सीन है। इसमें पर्टिकुलर सीन में कहते नहीं है वो 10 करोड़ डिवाइड होने की बात हो रही होती, तो इसमें बीच में ये खड़े हो जाते हैं हिसाब से मेरे कितने पैसे हुए। कहने का मतलब ये है जैसे इस वाले पर्टिकुलर मूवी में, इस वाले पर्टिकुलर सीन में वो 10 करोड़ रुपए या कह लीजिए रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के पास हैं। ऐसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो इकोनॉमी के जो रिसोर्स हैं वो भी कुछ ही लोगों के पास हैं, सबके पास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो। ठीक है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और मेन फोकस रहता है प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये तो मूवी का एग्जाम्पल हो गया, इसमें 10 करोड़ कुछ ही लोगों के पास थे। मेन फोकस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और अपने डिसीजन खुद लेते हैं। देखिए ये खुद से ही तो डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे कैसे डिवाइड करना है।
और फिर आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, वो बात अलग है। दूसरा एग्जाम्पल, अब जैसे देखिए दिवाली आ रही है, तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अब की बार है ना ये जो ऑनलाइन शॉपिंग जो होने वाली है, जो डिजिटल शॉपिंग जो होने वाली है, वो 1,20,000 करोड़ की होगी। ये केवल ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है, 1,20,000 करोड़। और पिछले साल थी ये लगभग 90,000 करोड़। और ये ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से आप जानते ही हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, और अब तो क्विक कॉमर्स साइट्स भी तो चल रही हैं, जैसे इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये भी चल रही हैं। अब आपको लगेगा सुन करके यार पहले 90,000 करोड़ की ऑनलाइन शॉपिंग, इस साल होगी 1,20,000 करोड़ की, बहुत अच्छी बात है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक सेकंड रुको जरा, अब ये जो 1,20,000 करोड़ की जो सेल होनी है, ये बस 8 से 10 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करेंगे, केवल 8 से 10 सेलर हैं बस, और बाकी के जो हजारों लाखों जो रिटेलर हैं उनका क्या होगा। तो ये कहते हैं कि रिसोर्सेस कुछ ही लोगों के पास हैं। अब आधे से ज़्यादा सेल तो यही लोग कर लेंगे मार्केट में, और बाकी के लाखों दुकानदारों का क्या होगा। तो रिसोर्सेज सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम रहती है कैपिटलिस्ट में। आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप की इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। वो धमाल पिक्चर में तो 10 करोड़ कुछ ही लोगों के पास होते हैं, हाँ एंड में जरूर डिवाइड कर देते हूँ। अब दूसरी देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे रिसोर्सेज सबके हैं। जैसे इस वाली मूवी में शाहरुख खान पूरे गांव के लिए बिजली बना के जाते हैं ना, अकेले के लिए काम नहीं करते, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, प्राइमरी मोटिव। यहाँ पे प्राइमरी मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। और यहाँ पे रिसोर्सेज कुछ इंडिविजुअल्स के पास नहीं है, यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप है रिसोर्सेज की। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और एक और होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैपिटलिस्ट के भी और उसके भी, सोशलिस्ट के भी। हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया था ताकि दोनों के बेनिफिट मिल जाएं। कैपिटलिस्ट का बेनिफिट ये मिल जाए कि जीडीपी ग्रोथ हो, सोशलिस्ट का बेनिफिट ये हो जाए कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, लोगों का भला भी हो जाए। आगे बढ़ेंगे अब, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग। जो 5 ईयर प्लान रहे 2017 तक, 31 मार्च 2017 तक, उनके हर 5 ईयर प्लान में कुछ कॉमन गोल्स थे, कुछ कॉमन टारगेट्स थे गवर्नमेंट के। वो क्या क्या थे? पहला था गवर्नमेंट का टारगेट जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी बढ़ानी है हमें, जीडीपी में ग्रोथ करनी है। वो अंग्रेजों के टाइम की तरह वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी नहीं रहने देनी है, जिसमें लिटिल ग्रोथ थी या नो ग्रोथ थी। 0.5% की ग्रोथ थी, हमने पढ़ा था। तो हमें जीडीपी ग्रोथ करनी है अब तो। और जीडीपी ग्रोथ कैसे हो सकती है? 2 तरीकों से। पहला तरीका, या तो आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएं, रिसोर्सेज जैसे कोल वगैरह, कोल, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ और आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, पैसा इंक्रीज हो जाए, एफडीआई आ जाए आपके पास। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, रिसोर्सेज वैसे इंक्रीज हो नहीं पाते हैं, लॉन्ग रन में ही होते हैं, तो शॉर्ट रन में नहीं हो पाते हैं। शॉर्ट रन में तरीका ये है, इनोवेशन, नए तरीके से काम करो, टेक का यूज करो, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करो, इनोवेशन से होगा आपका। इनोवेशन से जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। टाइपराइटर से लैपटॉप पे आ गए, और भी तमाम टेक्नोलॉजी आ गई। पहले वो फोन था वायर वाला, मोबाइल आ गया, ठीक है ना। तो इनोवेशन से जीडीपी ग्रोथ हो सकता है आपका। ये पर्पस था जीडीपी ग्रोथ करने का, पहला कॉमन गोल। दूसरा कॉमन गोल था मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन करना है। खैर बुलेट ट्रेन हमारी तो नहीं है, तो वो चाइना की है, हमारे बुलेट ट्रेन अभी चलेगी। मॉडर्नाइजेशन का पर्पस था। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि पूरा काम मशीनों से करवाना है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है जो आज हम देख रहे हैं कि एआई यूज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का मतलब मॉडर्नाइजेशन से क्या था कि लेबर का काम आसान हो, लेबर की एफिशिएंसी बढ़े, लेबर ही काम करे लेकिन पहले से बेहतर काम कर पाए, पहले से ज्यादा काम कर पाए। इसको आप ऐसे समझो। गवर्नमेंट की निगाह में मॉडर्नाइजेशन से मतलब ये था, ठीक है ना। ये देखो ट्रेडिशनल तरीके से काम हो रहा है, ये मॉडर्नाइजेशन है, मतलब लेबर की ही एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इससे आपका बढ़ रहा है। लेकिन अब एआई क्या कर रहा है, इन लोगों की जरूरत ही नहीं है, मशीन ही सारा काम कर रही है। ये पर्पस नहीं था हमारा, ठीक है ना। और प्लस मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी है कि थोड़ा सोसाइटी के आउटलुक में भी चेंज हो, फीमेल पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज किया जाए डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है ना। व्यूमेन को एनकरेज किया जाए कि वो भी डिफरेंट सेक्टर्स में आए, ये भी मॉडर्नाइजेशन में आ जाएगा। लोगों का सोशल आउटलुक चेंज हो, ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन हो गया। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये भी हमारा पर्पस था।
हम सेल्फ रिलायंस हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। और सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब अब बाहर से दाल चावल दूध ये सब नहीं खरीदें, गेहूं वगैरह, अपने यहाँ इतना प्रोडक्शन कर लें। सेल्फ सफिशिएंट तो अब हम हो चुके हैं, ठीक है ना। और सेल्फ रिलायंस भी कुछ हद तक, कुछ कुछ मामलों में। तो आगे बढ़ते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इक्विटी। ये पिक्चर आप देख के क्लियर कर सकते हैं क्या मीनिंग मैं कन्वे करना चाहता हूं। देख लो ध्यान से, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इक्विटी का मतलब क्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी वहां पे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की निगाह में सब बराबर होनी चाहिए, अच्छी बात है। बट यहाँ पे इक्विटी की बात है भाई, जिसके अंदर जितना कैलिबर है उसको उतना रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे होता है ना इक्विटी शेयर्स, जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको उतनी ज़्यादा ओनरशिप मिलती है कंपनी में। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई था, यहाँ पे शॉर्ट में और देख लेते हैं। मतलब एग्रीकल्चर का पिछड़ापन इन बातों से क्लियर है। लो लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कम हो रहा है और जितनी कैपेसिटी हो उतना ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कम हो रहा है। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो फार्मर लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट भी उसमें कम कर रहे हैं, खर्चा ही कम कर रहे हैं क्योंकि वो लैंड के ओनर है ही नहीं। दूसरा, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, छोटी छोटी होल्डिंग है वो भी बिखरी हुई। सबसिस्टेंस फार्मिंग, अपने काम लायक बना रहे हैं, बस फैमिली का काम चल जाए, मेरा चूल्हा जल जाए, बस बहुत है, इस टाइप की फार्मिंग हो रही है। ये सब पिछड़ेपन की ही निशानी है, लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेगनेंटनेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ है वो तो देख ही लिया, बैकवर्ड है। मतलब इनकम कम क्यों है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही। देखो जमींदारी सिस्टम, इसने ग्रोथ नहीं करने दी। जमींदारी सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में था। फोर्स कमर्शियलाइजेशन, जबरदस्ती कैश क्रॉप उगवा रहे हैं। कमर्शियल आउटलुक करवाना अच्छी बात है, लेकिन जो जमीन जिसके लिए सुइटेबल है वहां पे वही तो कर पाओगे आप। तो इसे से एग्रीकल्चर नहीं बढ़ पा रहा आगे। गल्फ बिटवीन ओनर एंड टिलर, वही है, जमींदार जो सारा रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, कॉस्ट तो शेयर कर ही नहीं रहे। तो इससे स्टेगनेंटनेस शो होता है, लिख लो। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत थी क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ना बैकबोन है। अभी भी हमारी जीडीपी का 16 to 17% एग्रीकल्चर से आता है। अभी भी टोटल जो हमारी वर्कफोर्स है उसका लगभग 40% अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है। तो इस सेक्टर को नेगलेक्ट तो कर ही नहीं सकते। और इसके अलावा 65% पॉपुलेशन गांव में रहती है। चौथा रीज़न ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लोरिश करेगा तो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को भी फायदा होता है इसका। तो इसमें रिफॉर्म्स की तो बिल्कुल ज़रूरत थी ही। तमाम रिफॉर्म किए गए, उनको कुछ कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहला है टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या हुआ भाई, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, इनके बारे में मैंने डिटेल में चैप्टर में डिस्कशन किए हुए हैं। इस वीडियो के चिंता मत करें, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में समझाया, HYV सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, पूरा हिस्ट्री वगैरह उसमें आपको मैंने बताई है। यू विल फील गुड आफ्टर लिसनिंग टू दिस। तो HYV सीड्स यूज हुए जिनसे प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुए। पहले पाप समझा जाता था, नहीं अपने हमारा खेत हमारी माँ है, हम इसमें केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ अब किया गया ताकि पैदावार बढ़े, ठीक है ना। नेक्स्ट रिफॉर्म, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। पहले कीटनाशक यूज नहीं करते थे, नहीं कीड़े मकोड़े खा रहे हैं तो वो भी उनका भाग्य है, खा रहे हैं तो नहीं, अब नहीं खाने देते। अब तो खुल करके इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि टिड्डे वगैरह कीड़े वगैरह नहीं खा जाएं। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसको भी एनकरेज किया गया। इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला, मतलब ऐसी खेती करने मत लग जाओ, मतलब जैसे क्यारियां बना लो। इससे क्या है ना, कम जगह में ज़्यादा आउटपुट आपका निकलेगा। अदरवाइज क्या होगा, जगह ज़्यादा आउटपुट तक निकल नहीं पाएगा। साइंटिफिकली करो ना खेती। अब ये ट्रैक्टर तो ऐसा है, ये ना केवल क्यारियां बनाता चला जा रहा है बल्कि बीज भी इंसर्ट करता चला जा रहा है। तो कम जगह में अच्छा काम हो रहा है, या जो गिवन आपके पास जो एरिया है उसमें मतलब एफिशिएंट तरीके से काम हो रहा है। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस।
एक हो गया ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और देखते हैं क्रॉप रोटेशन। हर साल एक ही चीज़ की खेती मत करो, ठीक है ना, कभी कुछ ऐसे उगा ली, तो उससे क्या आपकी लैंड की फर्टिलिटी उल्टा इंप्रूव होगी। आप अपना सोच के देखो ना, आप डेली सुबह शाम बैंगन की सब्जी खाओ, भले आपकी फेवरेट है, ये आलू की सब्जी खाओ डेली, पक नहीं जाओगे और बॉडी वो भूल जाएगी आपकी। तो रोटेशन की जरूरत है ना, हर चीज़ की जरूरत है। ऐसी ज़मीन में को भी नई नई चीज़ें ग्रो करने दो, जो जो वो ग्रो कर सकती है, तो इससे भी आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मशीन का यूज करो ना। ये देखो शक्तिमान बेलर मशीन है, ये पराली काटने के लिए होती है। अब पराली आपने बहुत सुना होगा, वो फसल काटने के बाद जो फिर खेतों में जो बचा हुआ है ना, स्क्रैप, डेंट्स पड़े हुए हैं या जो भी बचा हुआ, किसान लोग उसको क्या करते हैं, माचिस से आग लगा के जला देते हैं और फिर पॉल्यूशन होता है। या बढ़िया तरीका ये है, ये पराली काटने की मशीन है, इसको ले जाओ और देखो उसने पराली को काट के पीछे प्रोसेस भी कर लिया, पैकेट्स में भी कन्वर्ट कर दिया, अब इनके डिस्पोजल भी बनने लग गए हैं। तो उसके लिए अवेयर कराना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा ना, जो आपका वो जो बेकार था उसके भी आपको पैसा मिल रहा है, तो ये भी रिफॉर्म में आ गया, काउंट होगा। लेकिन ये मशीन खरीदना हंसी खेल लेंगे, 8 से 10 लाख रुपए की मशीन है ये। यही तो तभी तो किसान लोग माचिस जला लेते हैं, वो शॉर्टकट तरीका है। टेक्निकल रिफॉर्म है और एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। मानसून पे डिपेंडेंट नहीं रहे आप, इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करो। यानी कि अगर बारिश नहीं भी आए तो खेतों में चारों तरफ पाइप बिछे हुए हैं, ये बाहर इनका लीवर दबाओ और जितनी इंटेंसिटी से आपको पानी चाहिए उतनी इंटेंसिटी उसको प्रेस कर लो लीवर को, तो उतना ही पानी आपको मिल जाएगा। इसे कहते हैं इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है ये। तो ये भी इंक्रीज की गई हैं। एग्रीरियन रिफॉर्म्स में अब देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म तो और भी, बट इतना ही बहुत है, हमारे सिलेबस में उतने ही थे, बस 5-6 ही थे। अब देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स। इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले तो ज़मींदारों को भगाया, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि ज़मींदार, पहले तो उनको लात मार के भगाया। इनके लिए बाकायदा एक्ट लेकर के आए, ज़मींदारी एवोल्यूशन एक्ट 1950। ये लोग नहीं जीने देते थे। अब किसान लोग सीधा डायरेक्टली सरकार के साथ कनेक्टेड है, ना कि बीच में कोई बिचौलिया है, ठीक है ना। और देखते हैं और क्या क्या रिफॉर्म हुए। रेगुलेशन ऑफ रेंट, वो हमने पढ़ा था ना जमींदारी सिस्टम में, जमींदार वर फ्री टू कलेक्ट एज मच एज टैक्स एज दे कुड फ्रॉम द फार्मर्स। नहीं भैया, अब रेगुलेट कर दिया है, 1/3 से ज्यादा रेंट आप ले नहीं सकते, 1/3 से ज्यादा लगान आप वसूल कर ही नहीं सकते किसान से। अब जो भी उनका टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/3, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, ये प्रॉब्लम थी, स्कैटर्ड होल्डिंग्स है। तो किसानों को क्या किया, उनकी स्कैटर्ड होल्डिंग गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली और उतने मेजर की एक जगह उनको लैंड प्रोवाइड कर दिया। तो इससे फायदा ये होगा, अब एक साथ सारी जगह दिखेगी तो वो दिखती भी है, उसमें थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक का भी आप यूज कर सकते हैं और वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रहेगा। तो ये किया गया, कंसोलिडेट की गई होल्डिंग। इस तरीके से तो क्या ज़मीन को नहीं मिलाया गया, मतलब उनकी अलग अलग होल्डिंग हमने एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने और उनको एक जगह उतने मेजर की ज़मीन दे दी। ये है कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये तो बहुत डिजायरेबल है, आज भी ये बेनिफिशियल है। मिलजुल करके फार्मिंग करो ना। तो जैसे अपना प्रोड्यूस आप शहर में ले जा रहे हो तो अलग अलग टेम्पू में ले जा रहे हो, अलग अलग फार्मिंग कर रहे हो, तो फिर अलग अलग टोल टैक्स दोगे, अलग अलग ट्रक का किराया दोगे। साथ में जाओगे तो ट्रक का किराया एक बार देना है, टोल टैक्स एक बार देना है, मिडिल मैन को एक बार कमीशन देना है, और आपकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी। अमूल इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वो भी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो भी कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिलजुल करके काम करो। यस, इन रिफॉर्म्स का रिजल्ट ये हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि वो इंक्रीज इन प्रोडक्शन देखने को मिला आपको। फर्स्ट फेज में अगर बात करें तो वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा। डिटेल में यहाँ पे मैं बताने से बचूंगा, अगेन डिटेल अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे डिटेल शेयर करेंगे ना तो फिर वीडियो तो लंबा हो जाएगा बहुत। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन को हम 2 फेज में पढ़ते हैं, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज 1965 टू 1975। ये देखिए पंजाब, हरियाणा, ठीक ना, पंजाब, हरियाणा,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे ये देखने को मिला। हरियाणा खैर उस समय अलग स्टेट नहीं था, ये एक ही स्टेट हुआ करता था पंजाब के अंदर ही। हरियाणा बाद में एक अलग स्टेट बना है। पंजाब, इसके तो नाम में ही पंजाब है, पंच प्लस आब, यानी 5 नदियों का, अकेले 5 नदियाँ तो इस स्टेट में ही बहती, तभी तो उसका नाम है पंजाब। आब का मतलब होता है पानी और पंच का मतलब 5। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी और यहाँ के किसान भी थोड़ा सा ज़्यादा बाकी स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर कंडीशन में थे, तो यहाँ पे पैदावार बढ़ी। इन जगहों पे वीट और राइस से स्टार्टिंग हुई। सेकेंड फेज में थोड़ा और क्रॉप्स आई और भी एरिया कवर हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकेम वाइड स्प्रेड कवरिंग मोर स्टेट्स एंड क्रॉप्स। राइस वीट के अलावा दूसरी चीज़ों का भी प्रोडक्शन बढ़ाते। देखो लिख लो इसको। और हाँ 80s में आते आते फिर हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। 80s में ही सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे हम, यानी कि पॉपुलेशन हमारी जितनी उतना तो हम ग्रो कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर फिर भी लोग भूखे क्यों सोते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन तो हम कर लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग सेकेंड फेज द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स टू द स्मॉल फार्मर्स एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट एंड सब्सिडाइज fertilizer and pesticides, making the modern inputs accessible to the small farmers. लोन देना उन्होंने चालू किया बहुत ही कम रेट पे। इसके लिए नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था 1982 में ही, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वो स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के लिए ही था, एग्रीकल्चर के लिए ही था। वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। देखिए लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सारी क्रॉप्स का ही इसमें फ़ायदा हुआ था, लेकिन हाँ कुछ क्रॉप्स का तो इसमें प्रोडक्शन बढ़ा ही था। तो आइए देखते हैं फ़ायदे, देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। पहला बेसिक फ़ायदा तो यही है, राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लैंड की ताकत बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ी प्रोडक्शन बढ़ाने की। नेक्स्ट, राइज इन एक्रिएज एरिया अंडर कल्टिवेशन। पहले काफ़ी सारा लैंड बेकार पड़ा रहता था, अंग्रेज पूरा बेकार करके चले गए थे इंडो को उगवा के उसमें। तो एरिया अंडर कल्टिवेशन ये भी इंक्रीज हुआ। जो पहले ज़मीनें बेकार पड़ी रहती थी उस पर भी खेती बाड़ी करना चालू कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। अब किसान न केवल अपने घर के लिए उगा रहे हैं, बल्कि मार्केट के लिए भी उगाने लग गए, सरप्लस ग्रो करने लग गए इस चक्कर में। अब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो सबका सब तो कंज्यूम कर नहीं लेंगे, वो तो मार्केट में ही बेचने लग गए। मार्केट में बेचने लग गए तो प्रॉफिट होने लग गया। प्रॉफिट हो रहा है तो उसको फर्दर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। पहले वो कीटनाशक फर्टिलाइजर का यूज़ करने पाप समझते थे, तो उनकी थिंकिंग चेंज हुई कि नहीं, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कमर्शियली काम करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेल्फ सफिशिएंसी, ये बहुत बड़ा गेन था। सेल्फ डिपेंडेंट बने हम फूड ग्रेन के मामले में तो कम से कम, अब बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खूब बफर स्टॉक रहता है हमारे पास। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल फायदे ही फायदे थे, कुछ लिमिटेशंस भी थे। नुकसान नहीं बोलेंगे, लिमिटेशंस बोलेंगे। पहली लिमिटेशन क्या थी कि लिमिटेड क्रॉप्स। ऐसा नहीं कि सारी ही क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। जूट का प्रोडक्शन तो उतना तेजी उसमें देखने को मिली नहीं, ना कॉटन में मिली, और स्टार्टिंग में तो फलों में भी देखने को नहीं मिली। तो लिमिटेड क्रॉप्स में इसका असर रहा। अनइवन स्प्रेड, हर जगह इसका स्प्रेड नहीं हुआ था। जैसे देखिए बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, यहाँ पे तो हालत अभी भी खराब रही। इवन यूपी में भी हालत खराब रही। अगर ये वेस्टर्न यूपी को हटा दें तो ईस्टर्न यूपी में तो हालत खराब ही रही, जो बिहार से जो बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे तो फायदा मिला ही नहीं ग्रीन रेवोल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन का मतलब ये है कि बहुत ही कम फार्मिंग पॉपुलेशन ऐसी थी जो ट्रैक्टर और ये थ्रेशर इनको यूज़ कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि महंगे महंगे आते हैं ना। ये 12 लाख से कम का ट्रैक्टर आएगा ही नहीं आप खरीदो तो। और ये शक्तिमान बेलर मशीन, ये भी 7-8 लाख से कम की आ ही नहीं पाएगी। कितनी सब्सिडी दे देगी सरकार, ठीक है ना, फ्री में तो कर नहीं देगी, आधे पे तो कर नहीं देगी। तो लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन है। ऊपर से हर साल किसान लोग भी कम होते जा रहे हैं, वो दूसरे ऑक्यूपेशन पे आना चाह रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है नहीं ना ये।
आगे बढ़ते हैं। ऊपर से ये और सुनने को मिलता है कि हर साल एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर साल जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं वो किसान लोग ही हैं। सेकंड पे वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, बेरोजगार लोग दूसरे नंबर पे आत्महत्या करने के मामले में। इकोनॉमिक डिवाइड हुआ, हाँ, जो अमीर किसान थे और अमीर हो गए और गरीब हो गए। अमीर वो हो गए जिनके पास पहले से कुछ रिसोर्सेज थे, जो पहले ज़मींदार हुआ करते थे, वो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा ले लिया, और गरीब किसानों को तो उसका फ़ायदा मिल ही नहीं पाया, क्योंकि गरीब किसान इसलिए फ़ायदा नहीं मिल पाया ना, वो कहाँ से खरीदेंगे HYV सीड्स, और HYV सीड्स खरीदेंगे तो पूरा कॉम्बो परचेज करना पड़ता है उसके लिए, फिर आपको इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब चाहिए आपको, तो गरीब किसान कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। अमीर किसानों ने कर लिया तो वो और अमीर हो गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ की। कुछ लोग कहते हैं देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं देना चाहिए। जो लोग कहते हैं सब्सिडी देनी चाहिए एग्रीकल्चर पे, तो उनके क्या तर्क हैं आइए देखते हैं। इवन एग्रीकल्चरल इनकम है ना आपकी एग्जेम्प्ट भी इनकम टैक्स एक्ट में, सरकार इसको हाथ नहीं लगा सकती, अर्जी कर लेंगे इसको, इस पर टैक्स लगाना, वो भी एग्जेम्प्ट है अगर केवल एग्रीकल्चर से कमाइए तो। एग्रीकल्चर के अलावा किसी और सेक्टर से भी कमाइए फिर तो टैक्स लगाती है सरकार, लेकिन आपकी लाइवलीहुड का सोर्स ही एग्रीकल्चर है तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाती। इनकम टैक्स में वो इनकम एग्जेम्प्ट है, और प्लस सब्सिडी और दे रहे हो। उसके क्या रीज़न दे रहे हो? सर्व्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्की बिजनेस। रिस्की बिजनेस तो यही है, पूरी मेहनत है, 3-4 महीने रिस्क तो रहता ही है। बुवाई के समय मानसून ढीला पड़ गया, फिर असेंबलिंग के समय स्टोरेज भी तो करनी है, तुरंत तो बिक नहीं जाता, स्टोरेज में कोई नुकसान हो गया, ट्रांसपोर्टेशन तो ही आपको ही करना है, सारा खर्चा आपको ही बियर करना है, ग्रेडिंग, पैकेजिंग पूरी आपको ही करनी है, प्रोसेसिंग भी आपको करनी है। प्रोसेसिंग यानी कि जैसे आपने वो निकाला है, आपके समझ से जो आप गेहूँ यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे गेहूँ निकलता है कि इससे नहीं, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, वो गेहूँ के पत्ते उसमें से प्रोसेसिंग करनी है, उसको गेहूँ निकालना है उसमें से, ये होता है प्रोसेसिंग। तो सारा खर्चा किसान को ही बियर करना है, तो रिस्की वेंचर तो है ही, तो इस वजह से सब्सिडी देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या रीज़न देते हैं? हेल्प्स टू प्रोक्योर मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, मशीन एक्सेट्रा। सब्सिडी दे करके थोड़ी हेल्प हो जाती है ताकि मॉडर्न इनपुट्स परचेज कर पाएँ, हेल्प हो जाती है। इससे तो नहीं कि परचेज कर ही लेंगे, लेकिन हेल्प हो जाती है। अभी भी एक स्कीम चल रही है, तमाम स्कीम चल रही है किसानों के लिए, PM किसान सम्मान निधि योजना। उसमें हर 4-4 महीने में 2,000 रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑनलाइन, ताकि इनपुट्स वगैरह परचेज करने में आसानी रहे। आगे नहीं तो फिर गरीब किसान कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे ना। डिक्रीजेज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर्स, और जो गैप है उसको भी कम करने में मदद मिलती है। आगे बढ़ेंगे, एक रीजन और देते हैं कि एनकरेजेस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर। नहीं देंगे तो वैसी फार्मिंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है और कम होती चली जाएगी। वैसे कहते हैं ना कृषि प्रधान देश है इंडिया, अब नहीं रहा, आंकड़े कह रहे हैं अब 5.5 से 6 करोड़ किसान बचे हैं इंडिया में बस। और ये भी अब सोच रहे हैं भैया बेकार बिजनेस है ये, हम अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं डालेंगे, उन लोगों का कहना ये है। अगर आप चाहते हो कि फार्मिंग एक्टिविटी में लोग लगे रहें तो भी सब्सिडी देना है, इस वजह से भी जस्टिफाइड है, ये रीज़न और है। अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट में, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सब्सिडी नहीं देना चाहिए। उन लोगों का क्या रीज़न है आइए देखते हैं। ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, बिल्कुल गवर्नमेंट की इनकम लिमिटेड है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लिमिटेड है, उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। वो 2,000 रुपये भी ट्रांसफ़र कर देते हो ना, तो उससे लगभग वो 12 से 13,000 करोड़ रुपए का बर्डन एक बार में पड़ जाता है हर 4 महीने में, ठीक ना। इस वजह से डेवलपमेंटल पे खर्च करो, इंफ्रा डेवलप करो। मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट यानी रिच फार्मर्स टेंड टू बेनिफिट मोर देन द पुअर। और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न तो ये दिया था, तुमने मतलब हेल्प तो कर रहे हो लेकिन हेल्प आपकी वो ले रहे हैं जो ऑलरेडी सही पोजीशन में। गरीब किसानों को तो जो पीछे लाइन में लगा हो बेचारा, उसको तो बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा है, कई बार तो ये भी कह रहे हैं। और दूसरा वेस्टफुल कंजम्पशन, जब फ्री का पैसा मिल रहा है तो फिर फालतू के खर्चे ज़्यादा होंगे। किसानों को इरिगेशन फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा उनको कंसेशनल रेट पे उनको से चार्ज कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, थोड़ा वेस्टेज भी हो सकती है उनकी तरफ से, जैसे किसान लोग करते भी है कुछ। वैसे कायदे से पानी है ना बस जड़ तक पहुँच जाए तो काम चल जाता है, लेकिन किसान लोगों ने पूरे खेत को लबालब भर देंगे पानी से,
अदरवाइज फिर उन्हें खाली खाली सा लगता है। तो वेस्टफुल कंजम्पशन तो यही है, पानी इतना वेस्ट हो रहा है, ठीक ना, इससे बड़े किसी और खेत में काम में आ जाता। तो सब्सिडी की वजह से ये फालतू के खर्चे भी एनकरेज हो रहे हैं। तो इस वजह से भी लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया सब्सिडी को बंद करो। देखो लिख लो। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर की बात कर ली, अब बात करेंगे इंडस्ट्री की। देखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारे पहले पीएम थे और पहले चेयरमैन भी थे प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने देख लिया था नेहरू जी ने कि अंग्रेज जो छोड़ के गए वो लेबर डेफिशिएंट इकोनॉमी थी हमारी, इंडस्ट्री के नाम पे तो कुछ था ही नहीं, ना कैपिटल इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री कुछ भी नहीं था। तो फिर और इंडस्ट्रीज़ में अगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना था तो फिर गवर्नमेंट को ही एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट रोल प्ले करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर ना तो था ही खास, प्राइवेट सेक्टर कुछ थे टाटा बिरला करके, बट इतने नहीं थे कि पूरे देश की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें वो। तो गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के लीडिंग रोल प्ले किया। लेकिन फिर भी देखते हैं कि गवर्नमेंट को ही क्यों आगे बढ़ के रोल प्ले करना था, क्या ज़बरदस्ती था या कोई और रीज़न था। और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर करनी है तो बिना इंडस्ट्री के आगे बढ़े तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है ना, वो इनकम इनलास्टिक प्रोडक्ट होते हैं। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है ना तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड उतनी नहीं बढ़ती जितना इंडस्ट्रियल गुड्स की और टर्शरी गुड्स की डिमांड, सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है। आप खुद ही सोचो, जैसे आप कमा रहे हो 25,000 रुपीज़ पर मंथ, सपोज आपकी इनकम 25,000 से 40,000 हो जाए, से इंक्रीज होकर के हो जाए आपकी इनकम 40,000 रुपीज़, तो जो आप दिन में 6-7 रोटी खा रहे हैं, तो क्या फिर आप 10-12 रोटी खाना चालू कर दोगे? नहीं ना। इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ती है बजाय एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड बढ़ने के बजाय। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो इंडस्ट्री को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और सरकार ने ही क्यों लीडिंग रोल प्ले किया, आइए देखते हैं अब। फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट लिखते हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आइए देखते हैं क्या क्या रीजन थे। पहला रीजन तो ये था लैक ऑफ कैपिटल, मार्केट में पैसा ही नहीं था लोगों के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा ही नहीं था कि एक स्ट्रॉन्ग बेस खड़ा कर सकें। तो पैसे की कमी थी एक तो सरकार से उम्मीद थी वही करेंगे खर्चा। नेक्स्ट, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, और जिनके पास पैसा भी था तो पैसा लगाना नहीं चाह रहे थे मार्केट में। क्यों? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम थी। अब जब लोगों की इनकम कम है, आप उस समय समझ लीजिए 80% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में थी, 80% आबादी गरीब है, मतलब बेसिक चीज़ों के लिए तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स क्या ही खरीदेंगे वो। तो दूसरा रीज़न ये भी था, ऐसे प्राइवेट सेक्टर आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि लोगों की इनकम कम। अब लोगों की इनकम कम है तो लोगों की डिमांड कम है। अब जब डिमांड कम है तो लोग खर्चा भी कम कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं तो फिर प्रोड्यूसर लोग भी कम बनाएंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा। जब उनका एग्जिस्टिंग स्टॉक ही क्लियर नहीं हो पाएगा तो नया नया स्टॉक कब बनाएंगे वो, है ना। और लो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम रह जाएगी। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि नया नया मशीन आना, नया नया प्रोड्यूसर जो खर्चा करे वो कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाएगा। और कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर प्रोडक्टिविटी भी कम रह जाएगी, आउटपुट कम रह जाएगा, आउटपुट कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो लोगों की इनकम कम। तो एक विशियस सर्कल बन गया था। इस सर्कल को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट से ही एक्सपेक्टेशन की जा सकती थी। तो देयर वाज नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी टू ब्रेक दिस विशियस सर्कल ऑफ लोअर डिमांड एंड लोअर जीडीपी। तो ये और एक रीजन था। नेक्स्ट, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देते, चलो ठीक है वो कैसे भी ना कैसे कर लेते, लेकिन वो अमीर लोगों के लिए तो बनाते हैं, गरीब लोग जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए तो नहीं करते काम वो। तो ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस को भी तो इंश्योर करना था, और सरकार से उम्मीद ये की जाती है वो गरीबों के लिए काम करेंगे। तो इसलिए सरकार को ही आगे आना था। वो प्राइवेट सेक्टर तो केवल 20% के लिए काम करता है, 80% आबादी का क्या होता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एजुकेशन, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में फर्क है। खैर आगे बढ़ते हैं। कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। कमांडिंग हाइट्स का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सिग्निफिकेंट है,
जो खास सिग्निफिकेंस रखती हैं इकोनॉमी के अंदर, जिन पे दूसरी इंडस्ट्रीज भी डिपेंडेंट है अपनी ग्रोथ के लिए, जो इसके अंदर लिख लो। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप दीज इंडस्ट्रीज एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इनको पीएसयू की तरह डेवलप करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के तौर पर ही काम करेंगे। द कमांडिंग एक्ट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इंडस्ट्रीज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन विच कुड नॉट बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। डिफेंस भी इसमें शामिल है, वो तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे नहीं सकते, आज तक नहीं दिया है। देखिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ आईपीआर, आईपीआर यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। वो फर्स्ट 5 प्लान में हमें जो टारगेट हमारे अचीव हो गए थे, फर्स्ट 5 प्लान में तो हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाना है, रिफ्यूजीज का भी ध्यान रखना है। अब सेकंड 5 प्लान से जो 1956 से ही स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल, फिर इंडस्ट्री पे ध्यान देना चालू किया। हालांकि डिक्लेयर 1948 में ही कर दिया था, बट लागू कर दिया इसको 1956 में। तो देखते हैं इसकी मेन बातें, मेन एलिमेंट्स। पहला है 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में बांटा है। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर कह लीजिए, लगभग सारी इंडस्ट्रीज इसी में रख दी गई। पब्लिक एंड प्राइवेट, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों अलाउड थे, प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आ सकता है। और जो बचा कुचा था, जो रह गया था, वो प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। हालांकि आईपीआर में क्लियरली लिखा भी हुआ था कि जो बचा कुचा डाल रहे हैं प्राइवेट में, लेकिन गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट को फील होगा कि यहाँ पे भी हमारी एंट्री जरूरी है, तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन दे करके एंट्री उसमें ले सकती है। ये मैंने जो पूरा चैप्टर डिटेल में बताया ना आपको, तो मैंने उसमें ओरिजिनल आईपीआर में हाईलाइट्स मैंने आपको दिखाई हुई है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है ये। ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर वॉज टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल। मेन रोल, लीडिंग रोल तो पब्लिक सेक्टर को ही पे करना है, गवर्नमेंट को ही प्ले करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कंपलसरी कर दिया कि न केवल फैक्ट्री खोलने के लिए, बल्कि अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को भी अगर हमें इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना है, कोई नई मशीन खरीदनी है, सब में लाइसेंस की जरूरत है। लेकिन अगर आप अपना फैक्ट्री कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज में खोलते हैं तो लाइसेंस थोड़ा इजीली मिल जाता था आपको, बहुत इजीली मिल जाता था। ऐसी जगहों पे जाओ, रिमोट एरियाज में जाओ, बैकवर्ड एरिया में जाओ, लाइसेंस दे देंगे हम आपको। तो ये गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी। इन एरिया में कुछ जाता नहीं था, लेकिन फिर भी इन एरिया में भाई लोग बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कब खरीदेंगे वो, है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड का एक्सटेंशन है इंडस्ट्रियल कंसेशन। अगर आप अपनी फैक्ट्री, अपना ऑफिस बैकवर्ड एरिया, रिमोट एरियाज में ओपन करते हैं, तो हम आपको तमाम कंसेशन देंगे, टैक्स हॉलीडेज देंगे, बिजली के बिल में कंसेशन देंगे। अब आपको टैक्स हॉलीडेज का मतलब स्टार्टिंग के 3 साल टैक्स नहीं देना, चलो ठीक है ना। बिजली के बिल की रेट में कमी कर देंगे, आपसे रेट हम कम चार्ज करेंगे। लेकिन ये सारे कंसेशन तभी मिलते थे जब आपने अपनी फैक्ट्री गांव में खोली है। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे स्टार्टिंग से गवर्नमेंट का फोकस आया, इसको बढ़ावा देना है। क्यों बढ़ावा देना है, आइए देखते हैं। पहले है क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पहले इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब है ना इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन, हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन इज लेस देन 10 करोड़। 10 करोड़ से कम की प्लांट एंड मशीन लगी हुई है, 10 करोड़ से कम की फिक्स असेट्स हैं, वो आराम से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में चली जाएंगी, उनको स्मॉल स्केल वाले बेनिफिट मिलेंगे। कोविड से पहले 1 करोड़ थी लिमिट, बढ़ा के इसको 10 करोड़ कर दिया, अच्छा किया। एंड हुज टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़। टर्नओवर 50 करोड़ से कम का होना चाहिए साल में। एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग इट वॉज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिडंट एक्सीड 5 लाख रुपए। 1951 में 5 लाख था, अभी हो गया है 10 करोड़। देखो लिख लो। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ लेबर इंटेंसिव, फीचर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल पे गवर्नमेंट का इतना ध्यान क्यों जाता है? पहली बात तो यह कि लेबर इंटेंसिव है और हमारे पास लेबर सरप्लस इकोनॉमी ही थी। लेबर इंटेंसिव का मतलब है यहाँ पे लेबर से ज़्यादा काम लिया जाता है इन कंपैरिजन टू मशीन, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो ये फीचर भी है, इंपॉर्टेंस भी है।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। और लेबर इंटेंसिव का मतलब ये नहीं समझना है कि मशीन से काम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक ना, मशीन से काम लेंगे लेकिन लेबर से काम ज़्यादा होता है। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वलिटी ओरिएंटेड। जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में ही होंगी, बड़े बड़े ऑफिस कंपनियों के बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं, क्योंकि इन्हें रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, सब उस टेक्सटाइल मिले, तो वहाँ पे ये होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल की एक्सेस ईजीली हो। अगर इतना सारा रॉ मटेरियल चाहिए तो फिर तो उन्हें नेचुरल रिसोर्स के पास ही अपनी फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। और लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये अपने छोटे गांव, छोटे कस्बे, छोटे शहर में भी आप अपनी ओपन कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए यहाँ पे, इक्विटी ओरिएंटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि करोड़ों अरबों होंगे तभी आप अपना स्टार्ट कर पाएंगे, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मास्क मेकिंग है, करिए तो बहुत ही मशीन है, मशीन से मास्क बन रहे हैं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब देखो ये मशीन तो यहाँ पे भी है बट मास्क देखो यहाँ पे ही बन रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम है। वो सिलाई मशीन है, ये वो पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाहिए आपको, कम पैसों में ही आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ऊपर से फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी तो रुकती है ना, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बताया भी था किसी प्रीवियस वीडियो में। अब जैसे इस वाली दिवाली में 1,20,000 करोड़ की सेल होनी है, लेकिन वो कुछ 8 से 10 ई कॉमर्स साइट या क्विक कॉमर्स साइट्स को ही मिलेगी, तो लेकिन बाकी के लाखों दुकानदारों का क्या होगा जो वेट कर रहे हैं पूरे साल से कि अब होगा कुछ। तो आधी से ज़्यादा सेल तो दिवाली की 8 से 10 लोगों को ही मिल रही है बस। इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ये इस पर थोड़ी लगाम कसी जा सकती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी कि बजाय बाहर से खरीदने के, बजाय बाहर की चीज़ों को यूज़ करने के, घर की बनी हुई चीज़ यूज़ करें ना। जैसे आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, एराटाई, व्हाट्सएप का ये ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। और एराटाई जो है इंडिया मेड ऐप है, स्वदेशी ऐप है, जोहो कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है, जोहो कॉरपोरेशन। हालांकि इनकी ऐप तो 50 से भी ज़्यादा है। इनके पास MS वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, जीमेल का, सबके सब्स्टिट्यूट इनके पास अवेलेबल हैं, स्कैनर का भी है। 50 से ज़्यादा ऐप है, उसमें से एक ऐप ही है एराटाई। तो गवर्नमेंट का कहना भी यही था 1990 तक कि बजाय विदेशी प्रोडक्ट यूज़ करने के घर के बने हुए सामान यूज़ करो, और जो विदेशी प्रोडक्ट आता था उस पर ठीक ठाक टैक्स वगैरह लगाते थे ताकि वो यहाँ पे नहीं बिक पाए। देखिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स, और इम्पोर्ट से कैसे प्रोटेक्ट करते थे, मतलब इम्पोर्ट को आने से कैसे रोकते थे। टैरिफ एंड कोटास। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, जो कि आजकल अमेरिका कर रहा है ना, टैरिफ लगा रहे हैं वो, ताकि हमारा सामान उधर नहीं बिक पाए। ऐसे हम लगाते थे पहले ताकि विदेशी सामान यहाँ पे नहीं बिक पाए, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले हम जले जलाए बैठे थे। तो टैक्स लगा करके उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि यहाँ पे मत लेकर के आओ। तब भी नहीं मानने तो कोटा फिक्स कर दिया, एक सर्टेन क्वांटिटी से ऊपर आप सामान ला ही नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पर्पस ये था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कि वो डॉलर बचाया जाए, डॉलर जो फॉरेन करेंसी है उसको बचाया जाए, और एसेंशियल कमोडिटीज जो कि यहाँ पे बनी नहीं सकती उनको परचेज करने में लगाया जाए, ये पर्पस था। और साथ में प्रोटेक्शन भी करना था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, नहीं तो फॉरेन कॉम्पिटिशन से कैसे वो कॉम्पीट कर पाती 1990 से पहले तक। तो आइए देखते हैं गवर्नमेंट की इन स्ट्रेटजीज का क्या क्या अच्छे फायदे मिले। इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट तो बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है ना, GDP इंक्रीज हुई। पहला फायदा तो, बेसिक फायदा तो ये हुआ। दूसरा, न केवल प्रोडक्शन बढ़ा बल्कि डाइवर्सिफिकेशन हुआ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ बनाते चले जा रहे बार बार, डाइवर्सिफाइड हुआ, दूसरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई, तीसरी भी डेवलप हुई, बेसिक इंडस्ट्रीज भी खड़ी हुई, तो दूसरा फायदा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ पब्लिक सेक्टर के लीडिंग रोल प्ले करने से। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी आ जाएगी। और देखते हैं इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये भी इंप्रूव हुए। आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा गुड इफेक्ट तो यही है, सोशल जस्टिस।
सोशल जस्टिस, यानी कि ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस भी प्रमोट हुई। जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, SC ST वाले हैं, उनका भी सोचा गया गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। ठीक है ना। रेलवे अभी भी पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही है, इसको प्राइवेटाइज नहीं किया है। अगर ये प्राइवेटाइज हो गई तो फिर गरीब लोग तो जा ही नहीं पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो अदरवाइज काफ़ी महंगा पड़ेगा उन्हें तो। लेकिन ऐसा नहीं सब कुछ अच्छे ही अच्छा था, कुछ बैड इफेक्ट्स भी देखने को मिले, और बैड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हो गए, बैड इफेक्ट्स ओवरशैडोड गुड इफेक्ट्स इन लेटर ईयर्स, स्पेशली इन 1980s में। 1980s में फील होने लग गया अब ये पॉलिसी बदलने पड़ेगी हमें। क्या क्या बैड इफेक्ट्स थे? इनएफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हमारे पास गिवन रिसोर्सेज की पहली कमी है, और उनका इनएफिशिएंट यानी बर्बादी ज़्यादा हो रही है, करप्शन है, लीकेज है, पिलफरेज है, तो रिसोर्सेज की बर्बादी ज़्यादा हो रही है। लॉस में चल रही हैं कंपनियां, तब भी चलती चली आ रही हैं, गवर्नमेंट की बैसाखी का सहारा लेकर के। आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ कंपटीशन, वो टैरिफ एंड कोटा से लगा करके गवर्नमेंट बचा रही थी ना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, तो इससे नुकसान भी हुआ। अगर कंपटीशन नहीं होता ना तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हो, अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं करते हो, एफिशिएंट नहीं बनते हो, और ना ही डाइवर्सिफिकेशन करते हो, यानी कि ना ही नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। तो इस केस में इकोनॉमी को तो नुकसान है ही, अल्टीमेटली आपको भी नुकसान है। ये नुकसान तब होते हैं जब कॉम्पिटिशन ना हो। अब अकेले ही दौड़ लगा रहे हो, तो मालूम है दौड़ नहीं जरूरत है, पैदल पैदल जाऊँगा तो भी जीत जाऊँगा, तो उस समय यही हाल था। कॉम्पिटिशन ना होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। नेक्स्ट, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की वजह से वो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गया। ठीक है ना, क्योंकि बजाय एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ध्यान देने के, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाहर तो अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदा जाएगा ना, अच्छी क्वालिटी का हम बना नहीं रहे थे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा गिर गया। एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस रहा। ये मान के चलिए ये बच्ची पब्लिक सेक्टर है और ये दोनों पेरेंट्स है गवर्नमेंट, और ये प्राइवेट सेक्टर बेचारा अलग थलग पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट तो पब्लिक सेक्टर पे ही ध्यान दे रही है, प्राइवेट सेक्टर की अनदेखी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को जेन्युइन जरूरत है रिजेक्ट कर देते थे, पब्लिक सेक्टर का ही डोमिनेंस ज्यादा रहता था। आगे बढ़ते हैं। बैड इफेक्ट्स में नेक्स्ट, परमिट लाइसेंस राज। ना केवल फैक्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए, बल्कि क्या बनेगा, कितना बनेगा, किस प्राइस पे बिकेगा, सबके लिए लाइसेंस चाहिए। और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो वो भी पूछना पड़ेगा। तो इसके से कहना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम ही रहा, डिस्करेज वे में ही हुआ, वो प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाया ज़्यादा एक लिमिट से ऊपर। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं फाइनली कंक्लूजन देखते हैं क्या कहेंगे IPR को लेकर के। क्या ये सही था, गलत था? बैलेंस रहना है हमें। तो देखो कंक्लूजन में ये कहेंगे, देखिए स्टार्टिंग में तो डोमिनेंस रहना भी चाहिए था पब्लिक सेक्टर का, नहीं तो बेसिक इंडस्ट्री हमारी खड़ी नहीं हो पाती। और हाँ, ये बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीडिंग रोल प्ले किया, तो बेसिक इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई, GDP ग्रोथ भी हुई, डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ, ठीक ना, सोशल जस्टिस भी इंश्योर हुआ क्लियरली, ये क्लियरली देखे गए। लेकिन 70s की स्टार्टिंग से देखा गया था अब ये पब्लिक सेक्टर खड़े हो चुके हैं, अब इतना तो रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं कि कॉस्ट तो कवर कर लें, अब इन्हें ओपन कॉम्पिटिशन धीरे धीरे फेस करने देना चाहिए था। मार्केट स्टैंडिंग इनकी हो चुकी थी, अब इन्हें थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन झेलने देना चाहिए था, लेकिन वो किया नहीं। कुछ कुछ वैसे ही, जैसे छोटा बच्चा है उसको तो माँ बाप की चलो पूरी पूरी प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाए लेकिन फिर भी पेरेंट्स उसको गोदी में लेकर घूमते रहें, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ऐसे समझ लीजिए, मतलब गोदी में लेके घूम रहे थे। कायदा तो ये होना चाहिए था इस वाली मूवी की तरह, जैसे दंगल मूवी में कहते नहीं आमिर खान अपनी बेटियों से, ये तालाब में फेंक देते हैं और कहते हैं कि फिर ऊपर से आवाज आ रही होती है कि हर जगह तुम्हारे पिताजी काम में नहीं आएंगे, अब अपने हिसाब से करो काम। यही गवर्नमेंट को, यही बिहेवियर होना चाहिए था टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर। अब हमने तुम्हारी मार्केट स्टैंडिंग कर दी है, अब तुम मार्केट में खड़े हो, अब कॉम्पिटिशन तुम ही झेलो। अगर वो 70s में ही कर देते जैसा चाइना ने किया 1978 में, तो फिर आज पिक्चर कुछ अलग होती।
अब आइए लिख लेते हैं थोड़ा बहुत इसमें तो क्या ठीक ठाक ही लिख लो। देखिए, द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स वॉज इम्प्रेसिव इंडीड, इम्प्रेसिव थी इंडीड वास्तव में। आर इंडस्ट्रीज बिकेम फार मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू द सिचुएशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बिल्कुल, इंडिपेंडेंस पे 0 से शुरू किया था और अब काफ़ी हमने अपना बेस बना लिया था। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सेल्फ सफिशिएंट हम बन गए थे, वो हमने अपनी खुद की मेहनत से ही किया था। फूड ग्रेन, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हम बन गए। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब इतना तो हम ग्रो कर लेते हैं कि अपनी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर सकें, अब तो इवन एक्सपोर्ट भी करते हैं। आगे लिखेंगे, हाउएवर एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा रेगुलेशन था ना, वही प्राइस भी, फैक्ट्री खोलने के लिए भी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी, हर चीज के लिए लाइसेंस, ऊपर से गवर्नमेंट वो घड़ी चेन स्कूटर तक बना रही थी उस समय, कंट्रोल कुछ ज्यादा ही था, ठीक है, जिस वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो नहीं पाई ज्यादा। ड्यू टू प्रोटेक्शन टू इंडियन प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट फॉरेन कॉम्पिटिशन, इट डिड नॉट गिव देम द इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट दे प्रोड्यूस। जब कंपटीशन ही नहीं है तो क्यों अपने आप को इंप्रूव करेंगे, उन्हें मालूम है कस्टमर के पास कोई ऑप्शन है नहीं तो हमारा ही खरीदना पड़ेगा ना। लिख लो। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे, थ्रू दो देयर वाज नोटिसेबल स्ट्रक्चरल शिफ्ट, ये वाली लाइन तो रट लो, नोटिसेबल स्ट्रक्चरल शिफ्ट बट इट वाजंट सिग्निफिकेंट। नोटिसेबल तो है, हाँ देखने को मिला, अच्छा ठीक ठाक ग्रोथ हुई है, बट सिग्निफिकेंट नहीं है। ड्यूरिंग 1950 to 1990 एज अ ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वाज नॉट सफिशिएंट टू एब्जॉर्ब द सरप्लस लेबर फोर्स ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में उतनी लेबर की जरूरत नहीं थी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर इतना ग्रोथ नहीं कर पाए कि वो सरप्लस लेबर को एब्जॉर्व कर सकें, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सकें बियॉन्ड एग्रीकल्चर, इतना डेवलप नहीं कर पाए थे वो। देखिए लिखिए यहाँ तक, ये पैराग्राफ आपके बहुत काम का है, इसको ना केवल लिख लो बल्कि एग्जाम में इसको लिखे ना अच्छे से, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, ध्यान रखना, लिख लो इसको ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, एक पैरा और लिख लो लास्ट। देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम बैड इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन started overshadowing the good effects so much that the government was compelled to introduce new economic policy in 1991। मजबूरी में फिर 1991 में ये पॉलिसी लानी पड़ी। हालांकि अपने मन से ले आते तो बात कुछ और होती, जबरदस्ती प्रेशर में ये काम करना पड़ा, IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में, अदरवाइज फिर लोन देने को भी हमें कोई तैयार नहीं था, सोना गिरवी रखना पड़ा था। ये सारी डिटेल हमने वो जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने देख ली है, यहाँ पे तो शॉर्ट में ही बात करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पहले आप ये पैराग्राफ नोट कर लो। देखिए, चैप्टर हमारा कंप्लीट, चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अगेन आपको डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन में। बाय बाय।